Beta, as you know that we are doing your chapter number 10. Chapter number 10. Employment and unemployment. Clear? This is your part 4 of this chapter, and today is 3rd of November 2020. Is it clear, beta? We have to start. Which topic we have to start today? Just have a look. We have to start your topic number 7 as per your book, that is your casualization and informalization of workforce. ठीक है बेटा, this is the topic which we will study today. Now in this topic beta, first of all I would like to tell you about casualization. What is the meaning of casualization? Casualization of workforce refers to a situation when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time. मीन्स बेटा, जब जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स होते हैं उनका परसेंटेज इन द वर्कफोर्स बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है, उसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. इसके अकॉर्डिंग द डाटा आर इन 1970-73 में कैजुअलाइजेशन जो था दैट वाज 23%. बट बेटा इन 1919 to 2000 में ये जो कैजुअलाइजेशन का रेट है ये हो गया था 33%. मीन्स देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 10% फ्रॉम हेयर टू हेयर. देन इन 2009 and 10 this percentage has raised to 39.3%, and in 2013 and 14 when it was counted it has declined to 30.9%. ठीक है बेटा, यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है. देन हेयर इट वाज अ स्लाइट डिक्रीज. Then again in
2017 and 18, this has declined to 24.9%. अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की, दिस वाज अबाउट योर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स. ये किसका था बेटा? कैजुअली हायर्ड वर्कर्स, द वर्कर्स विच आर हायर्ड ऑन द कैजुअल बेसिस. देन बेटा दैट नेक्स्ट वन इज योर अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, इसका स्टेटस मैं दिखा देती हूँ आपको ईयर वाइज. इन 1972-73 it was your 62%, और in 1919 to 2000 it has raised to 52%. Is it clear? Then beta in 2009 and 2010 it has been counted as 44%, और जब 2013 और 14 में इसको दोबारा से कैलकुलेट किया गया, देन इट हैज़ कम टू 49.5%. मतलब यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ से इस ईयर में डिक्रीज हुआ, लेकिन जब यहाँ से यहाँ इन ईयर्स का गैप जब देखें तो ये वैल्यू जो है आपकी परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, ये क्या हुई है? इंक्रीज. ठीक है, इन टोटल वर्कफोर्स, इन टीएफ. टीएफ मीन्स टोटल वर्कफोर्स. जब बेटा हम बात करें 2017-18 की, 2017-18 में ये वापस से इंक्रीज हो गया था 52.2% तक. इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज विच आई विल टेल यू अबाउट द डाटा ऑफ परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स. जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स, इनका जब हम देखें 1972 से लेकर इस ईयर से लेकर 2000 तक जो आपका परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स था, दैट वाज 15%. ठीक है बेटा, और ये 2009 और 10 में जाकर कितना हो गया? 16.8%. एंड in your 2017 and 18 it has became 22.8%. ये जो इंडियन इकोनॉमी है ना बेटा, ये सिर्फ डाटा बेस्ड चैप्टर्स हैं. आपको ये डाटा आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, अदरवाइज यू कैन लूज योर मार्क्स. देन द फोर्थ पॉइंट, देखो ये आपका जो टॉपिक है इसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट था, ये डेफिनेशन. देन सेकंड पॉइंट वाज दिस, थर्ड पॉइंट एज दिस. मैंने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखा, सिर्फ आपका डाटा एनालाइज करके लिख दिया है. देन इन योर पॉइंट 4 it was written that 3.7% of employed persons were reported to be hired as contract workers. एज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स. कॉन्ट्रैक्ट पे भी वर्कर्स को लिया जाता था फॉर सम टाइम पीरियड, एंड दैट परसेंटेज वाज
3.7% in year 2015 and 16. क्लियर बेटा? कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं? जो डेली वेजेस पे लेते थे, पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब बताया था आपको, ठीक है। देन बेटा the figures reveal that over the time workforce is suffering an increasing incidence of casualization. Why should it happen? The logic is simple. ठीक है, इस पूरे डाटा को जब एनालाइज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमारी जो इकोनॉमी थी, जो इंडियन इकोनॉमी थी, उस पे ना बेटा वर्कफोर्स इज सफरिंग फ्रॉम, एक बीमारी की तरह हो गया था ये जो कैजुअलाइजेशन था। वर्कफोर्स इज सफरिंग एंड इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन। ये जो कैजुअलाइजेशन हो रहा था ना बेटा इतने सालों से, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, और फाइनली ये इंक्रीज हुआ था। इट वॉज लाइक अ डिजीज। ये अच्छा नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। और ये जो इंक्रीज हो रहा था, इसके रीजंस, व्हाई इट वॉज इंक्रीजिंग एंड व्हाई इट वॉज लाइक अ डिजीज। द फर्स्ट थिंग इज the bulk of self-employed workforce is found in rural areas. ठीक है बेटा। द बल्क ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। इसकी वजह से जो ये कैजुअलाइजेशन था, इसकी जो इंक्रीजिंग हो रही थी, द रीजन फॉर दैट वाज दिस वन। देन इज पीपल वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड्स नॉट बिकॉज एवरी डे इज गेनफुल एम्प्लॉयड बट नॉट बिकॉज एवरी डे इज कंट्रीब्यूटिंग टू आउटपुट, बट सिंपली बिकॉज ऑफ मैनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग नॉन फार्म जॉब्स। जो विलेजर्स होते हैं बेटा, they work daily in their farms because they are not getting non-farm jobs. They are not getting non-farm jobs. उनको मिलती ही नहीं थी, तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन क्या बचता था? They have to work in their own fields. Then is they are employed on their farms only for the namesake. In fact, they are disguisedly अनएम्प्लॉयड। ठीक है, डिसगाइज्ड फॉर्म की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो माना जाता है जो हमारे फॉर्म्स वगैरह में वर्क करते हैं। देन बेटा टेकिंग अ चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज, मार्जिनल वर्कर्स जो होते हैं, मार्जिनल वर्कर्स tends to migrate to urban areas
for getting chance for opportunities, for getting chance of opportunities, is it clear beta? This leads to this story of अनस्किल्ड वर्कर्स, जो ये अनस्किल्ड वर्कर्स की जो स्टोरी हमने अभी 4 पॉइंट्स में पढ़ी है, दिस लीड्स टू कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टडी, that is your informalization। ठीक है, कैजुअलाइजेशन समझ आ गया। कैजुअलाइजेशन में क्या था, जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी परसेंटेज वर्क फोर्स में इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। अब इनफॉर्मलाइजेशन पढ़ने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट जो होती है दैट इज divided into 2 sector, that is formal sector employment, and then it is in and informal sector employment। ठीक है बेटा, सो 2 टाइप की होती है, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है? फॉर्मल सेक्टर refers to organized sector of the economy. It includes government departments, public enterprises, private establishments which hire 10 or more workers. These working in organized sector are called formal workers। जो फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पब्लिक एंटरप्राइजेज में, ठीक है, और आपके प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में, दीज आर योर फॉर्मल वंस। इनफॉर्मल्स में कौन से आते हैं आपके, जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं। इसमें मोर देन 10 पर्सन्स को हायर किया जाता है, मोर देन 10 पर्सन्स आर हायर्ड, और इसमें बेटा आपके लेस देन 10 पर्सन्स आर हायर्ड आर हायर्ड। इसके अंदर बेटा आपका जो है क्या आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो होते हैं वो आते हैं। अब इसको मैं डिफाइन नहीं करूंगी, आप लोग अपना बुक से रीड आउट कर लेना। डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल वर्कर्स, एंड डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, दैट इज इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है बेटा, then is your, you have to do the difference between, you have to read the 4 points, read 4 points below इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर के नीचे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट यू विल रीड आउट। लेबर लॉज, ट्रेड यूनियंस एंड दिस ऑल, वेज एक्ट। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं और दूसरों को नहीं मिलते। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन है। तो आप बेटा इनको रीड कर लेंगे, एंड यू हैव टू लर्न प्लस राइट योर डिफरेंस बिटवीन
formal workers and informal workers given on page number 237. ठीक है. Then बच्चे formal workers are like regular workers while informal workers are like daily wages. Uncertainty of employment is always lingering threat in informal workers जो होते हैं उन पे uncertainties का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. आई एम रीडिंग योर ऑरेंज बॉक्स. ठीक है. इनफॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं वो कैजुअल एज लाइकली टू बी कैजुअल हो जाते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे ही उनको जो है आउटपुट मिलता है और इनकम्स मिलते हैं. इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन. ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है. दैट इज इनफॉर्मलाइजेशन लीड्स टू कैजुअलाइजेशन कमेंट. ये ऐसे आपके पेपर में भी आ सकता है. मतलब आपको वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है जो इनफॉर्मलाइजेशन का पार्ट है और वो कैजुअलाइजेशन का भी पार्ट है. दोनों को एक दूसरे से लिंक करता है और हमारी इकोनॉमी के लिए इसको एक थ्रेट की तरह प्रूव करता है. दैट यू ऑल हैव टू एक्सप्लेन इन दिस. इज इट क्लियर बेटा? अब मैं आपको इनफॉर्मलाइजेशन का ये जो सिस्टम था, ये तो टाइप्स थे. इसमें फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट आ गया था, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट आ गया था. नाउ आई वुड टेल यू द डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन. क्या बताऊंगी बेटा मैं आपको? डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन. इनफॉर्मलाइजेशन इसका डेफिनेशन मैं आपको अभी कराऊंगी. दैट इज informalization of workforce is defined as a situation when percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise. जो आपका फॉर्मल सेक्टर है उसके अंदर तो आपकी जो परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स है वो कम होती है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ से कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलना, ग्रेच्युटी नहीं मिलना, डेली वेजेस पे बेसिस नहीं मिलना और जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कैजुअलिटी है, वहाँ पर इसका इंक्रीज होना, तो ये सब एक नेगेटिव इफेक्ट माना जाता है. इज इट क्लियर बेटा? देन टू ऑल दिस, इस सब से निपटने के लिए अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक reforms were launched in 1991 with liberalization. क्या क्या हुआ इसके अंदर रिफॉर्म्स में? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीनों चीजें आई किसके थ्रू? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू. कौन से ईयर में? 1991 में. एज देयर की एलिमेंट्स
as their key elements, and consequently beta, consequently there is a significant transformation from a controlled economy to market economy. ठीक है बेटा, this is your about market economy, and your influenization of workers are strongly correlated to each other. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा, दैट इज मार्केट इकोनॉमी, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है. मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स perhaps are strongly correlated to each other. इसके साथ में एक्सप्लेन, कमेंट, कुछ भी ऐड ऑन करके ये आपसे एज एन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है. देन बेटा, a staggering number of 40 crore workers working in informal organized sector of the economy points to growing vulnerability of workforce to uncertain of the market. ये जो 40 करोड़ लोग हमारे किस में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, ये अच्छा नहीं है. इट इज़ लीडिंग टू वल्नरेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स and uncertain. This has lead to closure of textile mill of Allahabad. ठीक है, so these are Ahmedabad, sorry. So these are leading to negative effects on our economy. Then next topic is beta your rural and urban employment. जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट. on your page, topic number 8 on your page number 238, rural and urban unemployment and unemployment. तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट in India, it is of two type, rural unemployment और ये अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है बेटा, फिर इसमें दो पार्ट्स. फर्स्ट इज योर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरा आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. आपके अर्बन में भी दो टाइप हैं. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक आप लोग 5th 6th क्लास से SST में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको और मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि 5th 6th क्लास 7th में जो SST होती है बेटा, उसमें ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इसके टाइप्स सारे अच्छे से कराए जाते हैं, और इतना मुश्किल लैंग्वेज में भी नहीं लिखा है। सो दिस इज द टॉपिक विच आई एम लीविंग फॉर यू पीपल, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सो यू हैव टू रीड पेज नंबर 238, 239, 240. These pages you have to read yourself and ask doubts in Zoom class. ठीक है बेटा, ये आप खुद से पढ़ लेंगे और जूम क्लास में कोई सेंटेंस कोई टॉपिक नहीं आएगा, आप मुझसे समझ लेंगे। नाउ देन आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर यूथ एम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, then women unemployment, women unemployment, ठीक है बेटा, दिस ऑल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ। यू हैव टू रीड योर पेज नंबर 240 ऑल्सो, रीड पेज नंबर 241 ऑल्सो। देन कॉमन टाइप्स ऑफ unemployment across rural and urban areas, इसके अंदर बेटा जो मेन हेडिंग्स हैं, दैट इज योर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे जो टॉपिक्स है ना, बहुत इजी लैंग्वेज में है और कुछ ज़्यादा इतने टफ नहीं है। फिर आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन बेटा योर अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, and cyclical unemployment। ठीक है, फ्रॉम योर पेज नंबर 241 एंड 242, ये भी आपको खुद से पढ़ना है। एंड देन बेटा because these are common topics which you have done till SST of your 10th class. One question will come in exam, in your board exam. One question will come from this topic. तो इसको थोड़ा सीरियस होके पढ़ना in board exam also. Now I am moving to your next topic, that is on your page number 243. Page number 243. What is the heading? The heading is causes of unemployment in India. Causes of अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके क्योजेज क्या हैं।
फर्स्ट कॉज इज बेटा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो इतना स्लो है जिसकी वजह से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट नहीं किया जा सकता एंड दैट लीड्स टू योर अनएम्प्लॉयमेंट। देन सेकेंड वन इज बेटा योर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी। दिस इज ऑब्वियस रीजन। फिर बेटा एग्रीकल्चर जो है आपका, दिस इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन। ये एक सीजनल ऑक्यूपेशनल है। तो जब लोग एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं जिस टाइम पे, जिस सीजन में, वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ही हो जाते हैं। देन इज योर लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो बेटा वुमेन को तो बाहर निकलने की परमिशन ही नहीं होती। दिस लीड्स टू योर रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन इज योर decay of cottage and small industries। कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज जो ख़त्म हो गई थी हमारी, वो भी मेन रीजन था ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन इज योर लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देन इज योर लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर्स जो है वो मोबाइल नहीं है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। इज इट क्लियर बेटा? नाउ द रेस्ट ऑफ द टॉपिक, पेज नंबर 240, ये भी आपको एक्सप्लेन करने हैं एज इट इज बुक में जो है, रियली सिंपल लैंग्वेज है। देन पेज नंबर 244, 245, 246, 247 and 248. You give a reading and ask your doubts in your Zoom class. Ask your doubts in Zoom class. Clear beta? So this is end of your chapter. In next video class I will start your chapter number 11, infrastructure. Which chapter I will start? Chapter number 11, infrastructure.